सोचो, तुम्हारे हाथ में तुम्हारी ड्रीम जॉब का ऑफर लेटर है। उसमें क्लियरली लिखा है कि तुम्हारा एनुअल पैकेज 15 लाख रुपए है। एक अलग ही रिलीफ फील होता है। तुम अपनी फ्यूचर लाइफ इमेजिन करना शुरू कर देते हो। बेटर लाइफस्टाइल, सेविंग्स, फैमिली प्लान्स, सब कुछ। फिर नेचुरली तुम उस अमाउंट को 12 से डिवाइड करते हो और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि हर महीने अकाउंट में लगभग 1,25,000 आएगा। लेकिन फिर आता है पहला पेडे। तुम एक्साइटमेंट के साथ फोन चेक करते हो, सैलरी नोटिफिकेशन ओपन करते हो और वहां सिर्फ लगभग 99,000 क्रेडिटेड दिखाई देता है। एक सेकंड में एक्साइटमेंट कंफ्यूजन में बदल जाती है और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल आता है, बाकी पैसे गए कहाँ? क्या कंपनी ने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है या फिर आपकी सैलरी से कुछ डिडक्शन साइलेंटली कट हो रहे हैं आप नोटिस करने से पहले ही? ये शॉक इसलिए लगता है क्योंकि हम सिर्फ ऑफर लेटर का बड़ा पैकेज देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, लेकिन इग्नोर कर देते हैं कि सैलरी एक्चुअली बिहाइंड द सीन्स कैसे काम करती है। और इसी चीज को समझना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम अवॉइड कर सकता है, एक्सीडेंटल डेट। अगर आपको यही नहीं पता कि एम्प्लॉयर से निकलकर एक्चुअल पैसे आपके बैंक अकाउंट तक कैसे पहुंचते हैं, तो चांसेस हैं कि तुम रेंट, ईएमआई या अपना लाइफस्टाइल उन नंबर्स के बेसिस पर प्लान कर लोगे जो पैसे रियलिटी में कभी तुम्हारे अकाउंट में आने ही नहीं वाले। अब समझने के लिए कि आखिर आपकी सैलरी का पैसा जाता कहाँ है, हमें वापस जाना पड़ेगा उस बड़े नंबर पर, 15 लाख। ये आपका सीटीसी है, यानी कॉस्ट टू कंपनी। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, सीटीसी आपकी एक्चुअल स्पेंडिंग सैलरी नहीं होती। ये सिर्फ वो टोटल अमाउंट होता है जो कंपनी आप पर स्पेंड करती है। और सैलरी का असली गेम यहीं से स्टार्ट होता है। सीटीसी के अंदर ऐसे बेनिफिट्स भी इंक्लूड होते हैं जो अभी डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में नहीं आते। सबसे पहले इस 15 लाख में से कंपनी लगभग 90,000 रुपए प्रोविडेंट फंड के लिए एलोकेट करती है। ये एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है आपके फ्यूचर रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए। उसके बाद लगभग 36,000 ग्रेचुइटी के नाम पर साइड में रखे जाते हैं, जो बेसिकली लॉन्ग टर्म लॉयल्टी बेनिफिट होता है। और करीब 14,000 इंश्योरेंस और दूसरे नॉन कैश पर्क्स में चले जाते हैं। अब नेचुरली तुम सोचोगे कि बाकी का पैसा सीधा तुम्हारे अकाउंट में आता होगा, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। इन एम्प्लॉयर एक्सपेंसेस को हटाने के बाद आपके पास बचता है लगभग 13,60,000 रुपए। इस अमाउंट को कहते हैं ग्रॉस सैलरी। ये वो इनकम होती है जो आप ऑफिशियली अर्न करते हैं गवर्नमेंट डिडक्शन से पहले। अब ग्रॉस सैलरी भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, फिक्स्ड पे और वेरिएबल पे। फिक्स्ड पे वो अमाउंट होता है जो आपको हर मंथ ऑलमोस्ट गारंटीड मिलता है, लेकिन वेरिएबल पे परफॉर्मेंस और कंपनी टारगेट्स पर डिपेंड करता है। बहुत लोग इसे गारंटीड बोनस समझ लेते हैं, पर अगर टारगेट्स अचीव नहीं हुए तो एक्चुअल सैलरी और नीचे आ सकती है। फिलहाल मान लेते हैं कि आपको फुल ग्रॉस सैलरी मिल रही है, कंपनी के डिडक्शंस हो चुके हैं, अब गवर्नमेंट अपना शेयर लेती है और यही सैलरी और छोटी दिखने लगती है। सबसे पहले लगभग 90,000 रुपए और डिडक्ट होते हैं आपकी खुद के प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। ध्यान दीजिए, पहले एम्प्लॉयर अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन दे रहा था, अब आपका कंट्रीब्यूशन डायरेक्टली आपकी सैलरी से कट हो रहा है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट प्रोफेशनल टैक्स चार्ज करती है, जो साल भर में मैक्सिमम अराउंड 2,500 तक होता है। और फिर आता है सबसे बड़ा डिडक्शन, इनकम टैक्स यानी टीडीएस। गवर्नमेंट आपसे साल के एंड में एक साथ बड़ा पेमेंट नहीं लेती, उसकी जगह हर मंथ सैलरी से थोड़ा थोड़ा टैक्स डिडक्ट किया जाता है। न्यू टैक्स रेजिम के अंडर आपको मिलता है 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन। इसे एक फिक्स्ड टैक्स फ्री बेनिफिट की तरह समझ सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी इस 15 लाख वाले एग्जाम्पल में लगभग 75,400 रुपए टीडीएस के थ्रू साल भर में कट हो जाते हैं। अब फाइनली देखते हैं कि एक्चुअल में कितना पैसा बचता है। ग्रॉस सैलरी में से पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स और इनकम टैक्स डिडक्ट होने के बाद आपके पास साल भर के लिए बचते हैं लगभग 11,92,100 रुपए। और अगर इस अमाउंट को 12 से डिवाइड करें तो समझ आता है कि हर मंथ अकाउंट में अराउंड 99,000 ही क्रेडिट हो रहे हैं। यही वो फाइनल अमाउंट है जो आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होता है और इसी को कहते हैं नेट सैलरी या टेक होम पे। अब तक आपने देखा कि 15 लाख का पैकेज कैसे रियलिटी में 11 लाख के अराउंड टेक होम सैलरी बन जाता है। और इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से तुम उन कॉमन फाइनेंशियल ट्रैप से बच सकते हो जहां बहुत सारे बिगिनर्स अननोइंगली फंस जाते हैं। सबसे बड़ा मिस्टेक होता है ग्रॉस सैलरी को ही एक्चुअल टेक होम पे मान लेना और पीएफ और टैक्सेस के रियल इम्पैक्ट को इग्नोर कर देना। रियलिटी ये है कि आपकी फाइनल इन हैंड सैलरी काफी हद तक डिपेंड करती है कि आप टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट्स, रेंट रिसीट्स और रिक्वायर्ड प्रूफ
प्रूफ्स एचआर को टाइम पर सबमिट करते हैं या नहीं। दूसरा बड़ा कंफ्यूजन होता है टैक्स रेजिम को लेकर। अभी न्यू टैक्स रेजिम डिफॉल्ट सिस्टम है, मतलब अगर आप एक्टिवली कोई ऑप्शन चूज नहीं करते तो आपका टैक्स ऑटोमेटिकली इसी रेजिम के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, और इसी वजह से काफी लोग ट्रेडिशनल डिडक्शंस का बेनिफिट मिस कर देते हैं। बहुत लोग हैबिट से रेंट अलाउंस या पुराने टैक्स डिडक्शंस क्लेम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यही पता नहीं होता कि उनका सैलरी स्ट्रक्चर ऑलरेडी डिफॉल्ट रेजिम के अंडर कैलकुलेट हो रहा है। हर पर्सन का फाइनेंशियल सिचुएशन अलग होता है, इसलिए ब्लाइंडली किसी एक ऑप्शन को फॉलो करने के बजाय आपको खुद कैलकुलेट करना चाहिए कि कौन सा टैक्स रेजिम आपके पॉकेट में ज्यादा पैसा छोड़ता है। ऑफर लेटर से लेकर बैंक अकाउंट तक सैलरी का इतना श्रिंक होना पहले ओवरवेलमिंग लग सकता है, लेकिन जब आप इस पूरी प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं तो वही नॉलेज आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल शील्ड बन जाती है। अब तुम ब्लाइंडली फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं ले रहे, अब तुम्हें क्लियरली पता है कि तुम्हारे पैसे एग्जैक्टली कहां जा रहे हैं, रिटायरमेंट सेविंग्स, टैक्सेस और दूसरे डिडक्शंस में। और इसी क्लैरिटी की वजह से जब आप रेंट, ग्रोसरीज, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स प्लान करेंगे तो वो डिसीजंस आपके एक्चुअल मंथली टेक होम पे के बेसिस पर होंगे। अब तुम कॉन्फिडेंटली अपनी पे स्लिप समझ सकते हो और अपनी फाइनेंशियल रियलिटी पर रियल कंट्रोल ले सकते हो।